हम आपके लिए घर तक पहुंचाने के लिए एक अपनी तरफ से वीडियो बना के भेज रहे हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेगा। और इसके अंतर्गत आपको जो पहला लेसन है वो पढ़ाया जाएगा, और जो पहला लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन, जो कि पुरानी किताबें थी उसमें पेज नंबर 61 के ऊपर है। द लास्ट लेसन, जिसका अर्थ होता है अंतिम पाठ। यहाँ पर अपन इस लेसन को देख रहे हैं, जो पुरानी बुक्स थी उसमें भी ये था, और जो नया सिलेबस है उसमें आपका ये पहला ही लेसन है, द लास्ट लेसन। तो आपके पास इस लेसन को पूरी तरह से टीच करके बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। द लास्ट लेसन, देखिए इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा, क्योंकि ये उस टीचर के लिए वहाँ पर पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, द लास्ट लेसन। इसमें देखिए आपको थोड़ी सी ब्रीफली संक्षिप्त रूप से इसकी कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी, उसके बाद इस लेसन को आगे विस्तार से देखते हैं। इस लेसन के अंतर्गत एक तो हेमल नाम के टीचर हैं। हेमल जो कि टीचर है स्कूल में, एक फ्रेंड्स है वो स्टूडेंट है। तो क्या होता है, ये स्टूडेंट है, देखिए कई स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई से घबराते हैं, जी चुराते हैं, ऐसी हालात इस स्टूडेंट की थी जिसका नाम फ्रेंड्स था। हेमल था थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था, सख्त था, और फ्रेंड्स था वो स्कूल से मोह चुरा के भागता रहता था, इसलिए पढ़ाई में क्या रहा, कमज़ोर रहा। अब क्या हुआ कि उसी दौरान ये जो लेसन है उसमें फ्रांस के दो अल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट का वर्णन है, वहाँ पर ये टीचर पढ़ाया करता था। फ्रांस के ऊपर कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का। तो जो ही जर्मनी का वहाँ पर कब्जा हो गया तो ये ऑर्डर आ गया कि इन फ्यूचर, भविष्य में, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए जो टीचर उस क्लास को उस दिन पढ़ा रहा था वो उसके लिए कौन सा लेसन साबित हो रहा था, अंतिम लेसन। अब इसको देखो स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं मेरे विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। ये कौन बोल रहा है, फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट है वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं बहुत देरी से मेरे विद्यालय के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार। स्कोल्डिंग, डांट या फटकार, किसी को डांटते हैं। और ए ग्रेट ड्रेड ऑफ, ड्रेड का मतलब होता है भय। डांट फटकार का मुझे बहुत, जैसे तुम स्टूडेंट हो, स्कूल के लिए देरी से जाते हो तो तुम्हें भी ये डर रहता है कि द टीचर विल स्कोल्ड मी फॉर गेटिंग लेट टू माई स्कूल, कि जो अध्यापक है वो मेरे स्कूल लेट पहुंचने पे क्या करेगा, डांटेगा, फटकारेगा। यही फ्रेंड्स को डर था कि मैं स्कूल देरी से जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, डांट फटकार मिलेगी। स्पेशली, विशेष तौर पे मिस्टर हेमल हैड सेड, और विशेष तौर पे उसको किससे डर लगता था, मिस्टर हेमल से डर लगता था। मिस्टर हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे प्रश्न पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा प्रश्न, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स वो शब्द होते हैं जो एक तरफ क्रिया का काम करते हैं और दूसरी तरफ वो विशेषण का काम करते हैं। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो प्लेइंग क्या ING है ना, लेकिन विशेषता बता रहा है कि आपकी हॉबी क्या, क्रिकेट खेलना। इस तरह से ये पार्टिसिपल्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि विशेष तौर पे मुझे किसका डर लगता था, मिस्टर हेमल का। और क्यों, क्योंकि जो पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन था वो मेरे को याद नहीं होता था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। जैसे इंग्लिश में आपको छोटे छोटे मीनिंग भी नहीं आते तो आपको उससे डर लगेगा। गणित है, मैथ है, उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग ही नहीं आते, आप 8वीं 9वीं के स्टैंडर्ड तक आ गए तो आपको भय आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण तो मैंने ये सोचा कि मैं स्कूल से रन अवे का मतलब भाग जाना,
कि स्कूल ना जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, स्पेंड का मतलब बिताना। और मैंने एक क्षण तो ये सोचा कि मैं स्कूल से बाहर रहूं और मेरा पूरा दिन है वो स्कूल से बाहर बिताऊं। ऐसा कई बार तुम लोग भी होमवर्क नहीं करते या कोई लेसन नहीं याद करके आते, तो तुम्हारी भी यही कहानी होती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए। किसी भी जो सब्जेक्ट है टफ है तो उसको बार बार ट्राई करोगे, अपने आप इजी हो जाएगी वो चीज़। लेकिन इसने सोचा, एक बार तो ये सोचा, किसने सोचा? फ्रेंड्स ने सोचा कि मैं स्कूल से बाहर रहूं। आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर से भी बाहर रहूं और स्कूल से भी बाहर रहूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन वो दिन था जैसे आज का दिन है वैसे वो बहुत गर्म था, बहुत चमकीला, मतलब बहुत तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज, पक्षी थे, वो एज का मतलब होता है छोर या किनारा। वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल या जो पेड़ पौधे भी होते हैं ना, उससे संबंधित भी है कि उनके जो किनारा था वहां पर पक्षी थे, वो क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे। चिड़िया चहकती है या और टाइप के जो पक्षी वो चहचहा रहे होते हैं। चार्पिंग का मतलब चहचहाना, वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, सा मिल होता है आरा मशीन, सा मिल दे रखा ना, SAWMILL, 100 मील का मतलब आरा मशीन। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, दूसरी तरफ जो आरा मशीन है उसके पास जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे? वहां पर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये बच्चों की आदतें होती हैं कि वो पढ़ाई से, किन बच्चों की जो पढ़ाई से विमुख रहना चाहते हैं, जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, उनके लिए और चीज़ें बड़ी टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक, टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक या लुभावनी होती है। जैसे लड़कों को कह दें कि भाई तुम्हें खेलने की छूट दी जाती है, बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो उनको कस्सा महसूस होता है। लेकिन जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझने लग जाएगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये जो फ्रेंड्स है लेखक, स्टूडेंट, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को जो पर्शियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो चीज़ ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, बजाय जो रूल का मतलब नियम है पार्टिसिपल्स के, उनकी बजाय वो चीज़ आकर्षक लग रही। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, विरोध करना। लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ का मतलब होता ताकत, मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं इस चीज़ को रोक सकता था। कौन सी चीज़ को? कि दिल में एक तरफ तो ये आ रही थी कि पार्टिसिपल्स की बजाय और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, सैनिक है जो अभ्यास करें, उसको देखूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को इस चीज़ से रोका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरी का मतलब जल्दी, और जल्दी से कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जब मैं, टाउन हॉल का मतलब सभा भवन, जब सभा भवन के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड, सूचना पट। वहां पर जो सूचना पट था वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, क्राउड थी, कोई सूचना पट लगा हुआ था, वहां पर भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 साल से जितनी भी जो बुरी खबर आती थी वो उस नोटिस बोर्ड से हमारे पास आती थी। किस किस चीज के बारे में सूचना आती थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई बैटल, लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब जो आर्मी में भर्ती होते हैं उससे संबंधित हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर आर्मी के अंदर होता है, CO बोलते हैं जिसको, उसके जो आदेश होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने सोचा कि बिना रुके मेरे को आगे बढ़ जाना चाहिए कि आज क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith, blacksmith का मतलब लोहार, तेजी से मैं वहां से गुजरा। तब वहां पर जो लोहार था जिसका नाम था वॉचर, who was there with his apprentice होता है नौसिखिया प्रशिक्षु। नौसिखिया प्रशिक्षु कौन होता है? जैसे मान लो आप कहीं कोई काम सीखने के लिए जा रहे हो, तो नए नए हो, उसको नौसिखिया बोलते हैं। तो वो जो अप्रेंटिस था अपने किसके साथ था? वॉचर के साथ। वॉचर कौन था? एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार था। तो उसने मुझसे क्या कहा?
रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे को पीछे से उसने आवाज दी। किसने दी? वॉचर ने दी। किसको दी? फ्रेंड्स को दी। डोंट गो सो फास्ट, बब, बब का मतलब लड़के से, कि इतने तेजी से आगे मत बढ़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। एक पेनल्टी होता है, एक प्लेंटी होता है। पेनल्टी का मतलब तो जो सजा भी होती है, और प्लेंटी का मतलब होता है काफी या बहुतायत में, कि आपके पास बहुत समय, इतने जल्दी मत चलो। उसने कहा, वॉचर ने किससे कहा? इस लड़के से कहा जिसका नाम था फ्रेंड्स। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ये पूरा एक मुहावरा है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब हाँफते हुए, हाँफते हुए। फ्रेंड्स कह रहा कि मैं हाँफते हुए, और जो टीचर का बगीचा था जिसका नाम हेमल था उसमें पहुंचा, यानी वो लेट हो गया था स्कूल, और लेट होने की वजह से वो दौड़ते हुए स्कूल गया है, तो इसलिए कह रहा है कि मैं उनके बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब होता है चहल पहल, ये शब्द आपके काम भी आ सकता है, हसल एंड बसल, चहल पहल। प्राय स्कूल जब शुरू होता था तो विद्यालय में क्या होती थी? चहल पहल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो गली के अंदर सुनाई पड़ती थी। और किस किस चीज की वहां पर आवाज होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क जो आपकी मेज वगैरह वो होती है, उनका खोलना और उनका बंद करना, उसकी आवाज होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ। इस पैराग्राफ में से बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेसन्स रिपीटेड, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। जो पाठ थे, जैसे छोटे बच्चे अपने पहाड़े इकावली बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो लेसन्स एक साथ बच्चे, यूनिसन का मतलब एक साथ रिपीट करते थे, वेरी लाउड, जोर जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ थे वो कानों की तरफ, यानी हम बहुत सावधानी से उन चीज़ों को सुनते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर होता है डंडा या फुट्टा। अध्यापक के पास एक जो लंबी सी फुट्टा थी। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब थपथपाना, खटखटाना, जो उसको मेज पे बजाता था, वो शोर होता था। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब बहुत कुछ क्या था? शांत था। तो ये जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे इन द स्कूल, यानी स्कूल में उस दिन क्या अनयूजुअल था? अदर डे, दैट डे द स्कूल वाज लाइक संडे मॉर्निंग, उस दिन स्कूल किस रूप में था? जैसे संडे मॉर्निंग। देयर वाज नो नॉइज ऑफ, वहां पर किसी प्रकार का शोर नहीं था। देयर वाज नो हसल एंड बसल, कोई चहल पहल नहीं थी। देयर वाज नो रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसन, लेसन्स को एक साथ दोहराते थे, वो नहीं था। देयर वाज नो रैपिंग ऑफ रूलर ऑफ द टीचर, अध्यापक जो फुट्टा या जो स्केल डंडा वगैरह होता था उसको ठक ठक करता था, एकदम। देयर वाज क्वाइट, देयर वाज टोटल पीस लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार को सब कुछ शांत रहता है, वैसे उस दिन वहां पर क्या थे? हालात थे। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे इन द स्कूल। उसके बाद आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, काउंट का मतलब निर्भर करना, कॉमोशन होता है शोर। ये फ्रेंड ये कह रहा मैं शोर के ऊपर निर्भर था, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि कोई मुझे देखे नहीं, आराम से मैं मेरी डेस्क तक पहुंच जाऊं। ये सब कुछ किस पर निर्भर था? कि जो शोरगुल होता तब कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उस दिन शोरगुल बिल्कुल नहीं था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अब खिड़की में से उसने चोरी छुपके
क्लासमेट कौन होते हैं? जो आपके सहयोगी कह सकते हो या जो सहपाठी कह सकते हो, वो उनको मैंने खिड़की में से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से अपने स्थान पे थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग, और जो टीचर था वो वॉक का मतलब चल रहा था, अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। अप एंड डाउन का मतलब चहलकदमी करना। जो अध्यापक था वो अपने हाथ में जो स्केल थी, रूलर, डंडा था, उसको लेकर के क्लास में चहलकदमी कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। हैड टू इसमें बाध्यता दर्शाता है कि ये काम तुम्हें करना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर से पहले मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश का मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना। ब्लश, शर्म से लाल होना। और फ्राइटेंड का मतलब डरना या भयभीत होना। कई बार किसी लड़के को टीचर डांटते हैं, फटकारते हैं, तो देखते हैं उसका चेहरा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये ब्लश से है, शर्म से लाल होना। तो ये कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना मैं शर्म से लाल हो गया था, कितना मैं डरा हुआ था। तुम भी जब कई बार जैसे होमवर्क नहीं किया, कोई चीज़ याद नहीं करके आए, अध्यापक का डर है, भय है, और फिर तुम उनके टीचर के सामने जाते हो, तो शर्म से भी कि भाई टीचर मुझे क्या कहेंगे, और डर भी रहता है कि डांटेंगे, फटकारेंगे, घर वालों तक मेरी बात पहुंचाएंगे। ये कह रहा मेरी, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ, टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, उस दिन टीचर ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस, अपने जगह जाओ। पिक का मतलब जल्दी से, लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पकड़ो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, आज हम आपके बिना इस लेसन को शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, जो बेंच बैठने की होती है उसके ऊपर से मैं आगे की तरफ कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी जो डेस्क थी वहां पर मैं बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने मेरे डर के ऊपर नियंत्रण नहीं किया। फ्राइट का मतलब डर या भय। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया डर के मारे कि हमारा जो गुरुजी है उन्होंने आज एक सुंदर हरा कोट पहन रखा है। डर के मारे कई बार तुम ये भी दाएं बाएं भी नहीं देखते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जब डर कंट्रोल हो जाता है ना, तब जाके देखते हो कि हाँ भाई। तो कह रहा है कि जब तक मैंने मेरे डर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तब तक मैंने नहीं देखा। लेकिन बाद में मैंने देखा कि हमारे गुरुजी ने एक सुंदर ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड होता है झालरदार, उनका कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ये एम्ब्रॉयडरी शब्द जरूर लिख लेना। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है नक्काशी किए हुए, जिसके ऊपर कसीदाकारी की हुई होती है वो एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी की हुई। तो जो टीचर ने कसीदाकारी, कसीदा निकालते हैं ना कपड़े के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी यही है। तो वो जो टीचर था उसने ग्रीन कोट पहन रखा था, और इसके अलावा झालरदार शर्ट पहन रखा था, काली उसकी सिल्क टोपी थी, और सारी की सारी कह रहा है एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है उस पर कसीदाकारी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये ड्रेस अध्यापक ने केवल पुरस्कार वाले दिन या इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण वाले दिन ही पहनी थी। इसके अलावा वो कभी भी विद्यालय में उस पोशाक को नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन का मतलब होता है गंभीर, और उस दिन वो जो पूरा का पूरा विद्यालय था वो बहुत विचित्र, बहुत अजीब, बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक जो चीज थी, सबसे अचंभे वाली जो चीज थी मुझे उस दिन दिखाई दी, वो जो बैक बेंचेस थी, जो पीछे की
सीटें थी दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, गांव के लोग चुपचाप उन सीटों के ऊपर बैठे हुए थे। ओल्ड होसर, ये गांव का एक व्यक्ति है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिनकी तिकोनी हेड थी, टोपी थी। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व वो मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग उस दिन क्लासरूम के अंदर पीछे की साइड में बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होते हैं कानूनी किताब, नियमों की किताब, और होसर है वो अपने साथ एक पुरानी कानूनी किताब लाया था। थम्ड एट द एजेज, एज का मतलब होता है किनारा, और इस तरह से थंब को अपन कई बार किताब में किनारे पे इस तरह से अपना अंगूठा लगाते हैं। थंब का मतलब अंगूठा, और वो भी हाथ का होता है, नहीं तो टोय होता है पैर वाला, टीओई, तो ये अंतर भी होता है। तो उन्होंने बुक के अंदर अपना क्या लगा रखा था, अंगूठा लगा रखा था पेजेस के अंदर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पे उस बुक को उन्होंने खोल रखा था, रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, स्पेक्टेकल्स होते चश्मे, बड़े बड़े चश्मे थे, उनकी निगाहें पन्नों पे टिकी हुई थी। While I was wondering about it all, अब ये जो लड़का है फ्रेंच, ये कह रहा मुझे अचंभा हो रहा था आज स्कूल में ऐसा माहौल कैसे है, पहले तो ऐसा माहौल होता नहीं था, क्या क्या चेंजेस देखे उसने। एक ये भी, इसी क्वेश्चन को ये बना सकते हो, व्हाट वर चेंजेस ऑन दैट डे इन द स्कूल, स्कूल में उस दिन क्या क्या परिवर्तन थे, तो भी वही है। तो ये देख रहा है कि स्कूल आज संडे जैसा क्यों है, लाइक संडे मॉर्निंग there was no hustle and bustle, there was no noise of desk, there was no noise of teachers ruler, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। it was still, बिल्कुल शांति थी। इसके अलावा उसने देखा द टीचर पुट ऑन न्यू ड्रेसेस ऑन दैट डे, अध्यापक ने उस दिन नई प्रकार की पोशाक, न्यू ड्रेस पहन रखी थी, पोशाक पहन रखी। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, वो अचंभित हो गया कि आज ऐसा क्यों है। मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, अब जो टीचर हैं वो अपनी कुर्सी पे बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव के अर्थ अलग अलग होते हैं, ग्रेव का मतलब कब्र होता है, और ग्रेव का मतलब यहाँ हो जाएगा गंभीर, एक ही शब्द है ये, इसका एक जगह सीरियस हो जाता है, एक जगह कब्र हो जाता है। तो वो अपनी कुर्सी पे बैठे और बड़े ग्रेव, गंभीर, यहाँ पर हो जाएगा गंभीर, टोन का मतलब आवाज, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जो कि वो मेरे साथ प्रयोग किया करते थे। उन्होंने कहा माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन, उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, ये 2 स्कूलों के नाम हैं, अल्सेक और दूसरा है, ऑर्डर तो इन्होंने बता ही दिया कि ऑर्डर आया है, दूसरा है लॉरेन। ये 2 नेम ऑफ स्कूल्स हैं, नेम ऑफ स्कूल्स। और ये जो अगला आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, व्हाट ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, व्हाट ऑर्डर, यह भी बोर्ड में आ चुका है, What order has come from Berlin? ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। What order has come from Berlin? बर्लिन से क्या आदेश है? The order has come from Berlin that in Alsace and Lorraine, these were 2 schools. The German language would be taught in place of फ्रेंच। आदेश ये आया कि इन 2 स्कूलों में, जो कि फ्रांस के क्षेत्र में थी, पहले फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी, अब कह रहा है वहां पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये आदेश वहां पर आया। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए अध्यापक है, नए गुरुजी हैं, वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांसीसी भाषा में ये आपका अंतिम लेसन है। तो
ये क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, इसको ऐसे भी व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बात वो की वो है, बर्लिन से क्या आदेश था, बर्लिन जर्मनी में पड़ता है, ये आदेश था कि फ्रांस के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर, द जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी या सिखाई जाएगी, ये आदेश आया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा गर्जना, बादलों की जो वैसे तालियां भी होते हैं, क्लैप का मतलब ताली बजाना भी होता है, जैसे तालियों की गर्जन होती है या जैसे आकाश की जो गर्जना होती है, ये शब्द थे वो मेरे कानों में गूंजने लगे। थंडर क्लैप का मतलब गूंजना लगे। ओ द रेचेज, रेचेज का मतलब होता है दुष्ट, अरे वो दुष्ट या कपटी, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इसका मतलब सभागार के अंदर ये चीज लगा रखी थी, ये आदेश लगा रखा था, वहां पर भीड़ थी ना, तो उस भीड़ वहां पर इसी आदेश को पढ़ रही थी कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आगे के भविष्य में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा का आज का अंतिम लेसन होगा। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली हाउ टू राइट, और मैं मुश्किल से, अब ये लड़का सोच रहा है, तुम स्टूडेंट्स भी अपनी जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद सोचते हो मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया और क्या मेरी कमियां थी, काश मैं इन कमियों को पूरा करता तो आज मैं कहीं होता, ये बाद में सोचते हो। ये स्टूडेंट भी अब सोच रहा है, क्या कह रहा है ये, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से ये नहीं जानता कि किस तरह से फ्रांसीसी भाषा में लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कुछ नहीं सीखा, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज वो पछता रहा है कि मुझे कितना दुख है कि मैंने मेरे पाठ याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो क्या करता था वो, कौन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फ्रेंड्स की, जो स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने वो पाठ नहीं सीखे, फ्रांसीसी भाषा को नहीं सीखा। और वो क्या करता था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम, या हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड हिज टाइम, फ्रेंच था वो अपना समय कैसे बिताता था, तो वो बता रहा है कि सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीक का मतलब खोजना, पक्षियों के अंडे खोजता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइड का मतलब फिसलना, या जो फिसल पट्टी होती है उस पे फिसलता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस का मतलब मुसीबत, किताबें मेरे लिए बहुत बड़ी क्या थी, मुसीबत थी। ए वाहिल एगो, कुछ समय पहले, आज समझ आ रही है उसको, लेकिन पहले की वो सोच रहा है कि कुछ समय पहले किताबें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लग रही थी कि इन किताबों का बोझ कैसे उठाऊंगा। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की बुक है, इतिहास है, वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब जरूर ध्यान रखना। गिव अप का मतलब त्यागना, छोड़ना, त्याग। फ्रेजल वर्ब बहुत काम आएंगे आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे जगह जगह, कि वो जो मेरी किताबें हैं उनको मैं कतई नहीं छोड़ सकता। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि फ्रेजल वर्ब को जरूर ध्यान रखना, आपके कंपटीशन में आएंगी ये चीज़ें और आगे तक काम में आएंगी। तो ये कह रहा है कि उन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हेमल को भी नहीं, अब ये विचार कि आज वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और अब मैं वो सारी चीज़ें भूल गया कि किस तरह से वो अपना डंडा यूज करते थे और कितने वो क्रैंकी सनकी टाइप जो व्यक्ति होता है इस टाइप के थे, लेकिन अब मैं वो सारी चीज़ें भूल गया। टीचर का बाद में इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन जब तक वो जहाँ पर है उस एरिया के अंदर उसका उतना इवेल्युएशन नहीं होता जितना वहाँ से वो डिफाइड हो जाता है उसके बाद कि उसके अच्छाइयाँ क्या थी या उसकी कमियाँ क्या थी। पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारा, अब ऐसा हाय हो गया ना, बेचारा कहते हैं ना, पुअर का मतलब गरीब भी होता है लेकिन जो ऐसा है होता है बेचारा होता है उसके लिए।
ये अंतिम लेसन उसके लिए एक सम्मान था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और इसीलिए उसने अपने सुंदर रविवार की पोशाक पहन रखी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो पीछे सीटों पे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन लोगों को भी दुख था कि एक भला व्यक्ति है वो इस विद्यालय को छोड़ के जा रहा है, और उसका अंतिम लेसन है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और कि वो ज्यादा स्कूल तो नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, और इस तरह से उनका वहां पर आना बैठना वो हमारे गुरुजी को धन्यवाद देना था, एक धन्यवाद देने का तरीका था, जिन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल होता है वफादार, फेथफुल शब्द आपके उनमें लेटर्स वगैरह में भी काम में आता है, जो अधिकारियों को लिखते हैं फेथफुल्ली लिखते हैं, तो ये उनकी 40 साल की वफादारपूर्ण जो सेवा थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपने देश के लिए भी वो एक तरह का आदर या सम्मान दर्शा रहे थे, तो इसलिए वो ग्रामीण वहां पर एकत्रित हुए थे। While I was thinking of all this, अब लेखक ये जब चीजें सब कुछ सोच रहा था, I had my name called, उसी समय मेरा नाम पुकारा गया। किसका नाम? फ्रेंड्स का नाम। किसने पुकारा? टीचर ने पुकारा है। It was my turn to recite, recite का मतलब गुनगुनाना या लयबद्ध तरीके से बतलाना। What would I not have given to be able to say that? dreadful होता है डरावना, भयानक, कि मेरे को वही जो नियम है डरावने या भयानक, किसके? पार्टिसिपल के, वो दोहराने या बतलाने के लिए कहा जाएगा थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, जो कि बहुत स्पष्ट ऊंची आवाज में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक का मतलब होता भूल या गलती। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, अब कह रहा है कि पहले शब्द में मैं गड़बड़ा गया। कई बार तुम्हें स्पष्ट उत्तर ध्यान नहीं होता तो कौन सी चीज कहीं बोल देते हो और कौन सी चीज कहीं बोल देते हो। एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी मेज को इस तरह से थामे हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल था वो धड़क रहा था। तुमसे भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछे कई बार तो सोचते हो अब डांटेंगे फटकारेंगे, तो इसलिए दिल क्या होता है, धड़कने लग जाता है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और जब तुम्हारी गलती होती है या जब तुम लोग कोई होमवर्क वगैरह नहीं करके या याद नहीं करके आते हो, तो यू डू नॉट डेयर टू लुक फॉरवर्ड या आई टू योर टीचर्स, आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने टीचर्स के सामने देख सकें। ये इसकी हालात थी। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, क्योंकि तुम्हें काफी बुरा लगता है। सी हाउ इट इज, अब वो समझाता है टीचर, और ये तुम स्टूडेंट्स को भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को अपनाना चाहिए, सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, यू आर नॉट एबल टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, हाउ डिड इट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए टीचर बता रहे हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, एक हर दिन अपन अपने आप से कहते बाह छोड़ो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यही अपनी कमी होती है स्टूडेंट्स की, यार छोड़ो आज तो जाने दो, कल देख लेंगे, टुमारो विल नेवर कम इन योर लाइफ, और कल अपने जीवन में कभी नहीं आएगा, उससे अगला दिन कल बन जाएगा। कई बार एक आप सोचते हो यार मुझे पढ़ना चाहिए, आज बैठता हूँ पढ़ता हूँ, कोई दोस्त आ गया वो कहते हैं यार छोड़ो कल देख लेंगे, और कल पे छोड़ देते हो। ये टीचर भी उसको समझा रहा है कि तुम्हारी ये हालात क्यों हुई, तुम इतने कमजोर क्यों रहे। तो पहली चीज तो है कि हम अपने आप को ये कहते हैं बहुत टाइम पड़ा देख लेंगे, और फिर जब एग्जाम आ जाती है तब इधर उधर दौड़ते हो, अब क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, कैसे करूं, ये यहाँ पर कह रहा है। उसके आगे कहता है आई शैल लर्न इट टुमारो, और कल सीख लूंगा मैं, आज छोड़ो। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये अलसेक की भी यही समस्या है कि कोई भी कार्य उसको अगले दिन पे रख देती, कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो तुम्हारे साथी हैं क्लास के अंदर फ्रेंड्स, उनको ये अधिकार है तुम्हें कहने के लिए कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंड्स मैन, प्रिटेंड का मतलब बहाना करना। एक इंडियन व्यक्ति है और वो कहे कि आई डोंट नो हिंदी, तो उसके लिए बहुत गलत बात है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज,
तो ये तो अपन को सीखनी चाहिए। तो वो कहते थे कि फ्रेंच तुम अपने आप को कैसे बहाना करोगे कि मैं फ्रांसीसी हूँ, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को न लिख सकते न पढ़ सकते, तो अपने आप को कैसे साबित करोगे कि मैं फ्रांसीसी हूँ। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। रिप्रोच का मतलब धिक्कारना, डांटना, फटकारना। हमारी भी गलतियां रही हैं, हमें भी अपने आप को धिक्कारना चाहिए। अब वो आगे बताता क्या, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुमने तो गलती की, किसने? फ्रेंच ने। लेकिन साथ में कह रहा आपके माता पिता भी तुम्हें कुछ पढ़ाने सिखाने के लिए एंग्शियस नहीं थे। एंग्शियस का मतलब चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स। माता पिता ने इस चीज को महत्व दिया कि तुम तुम्हारा घर पे काम कर लो। तो अगर काम करवाए और उसको पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान, ये कह रहा है कि गलतियां तुम्हारी अकेले की नहीं है, हमारी भी है। उसमें पहला तो ये बताया कि आपके माता पिता चिंतित नहीं रहते थे। दे प्रेफर का मतलब महत्व देना, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स। वो इस चीज को महत्व देते थे कि तुमसे खेत पे काम करवाते थे या मील्स पे काम करवाते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनकी और कमाई बढ़ जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी दोष है। वो टीचर कहता मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने कई बार तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय तुम्हारे पाठ सीखने के मैंने कई बार तुम्हें कह दिया मेरे पौधों में पानी दे आओ। कई बार तुम्हें भी क्लास से मुक्ति मिल जाए, बाहर का कोई काम दे, बड़ी खुशी से दौड़ के जाते हो कि मेरी क्लास से छुट्टी हो गई। तो यही यहाँ पर ये कह रहा कि हमारी भी गलतियाँ थी कि जब पढ़ाई का टाइम होता था तुमसे, ठीक है ऑफ टाइम में दे लेकिन पढ़ाई के टाइम में नहीं, तो ये हमारी भी गलती थी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था, टीचर कह रहा है डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं तुम्हारी क्या कर देता था? छुट्टी कर देता था, जाओ आज घर पे तुम्हारी छुट्टी है, और बड़ी खुशी खुशी तुम चले जाया करते। देम फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बातचीत करते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है फ्रांसीसी। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल होती है तर्क संगत, सबसे तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इस भाषा की हमें हमारे अंदर रक्षा करनी चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, इसके बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम या दास। स्लेव की वर्ब बना दी, स्लेव से इंस्लेव्ड बना दिया कि जब लोग दास या गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग किसी चीज के या किसी दूसरे देश के दास या गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक वो अपनी भाषा को रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो इसका मतलब उनकी जो जेल है उसकी चाबी उनके पास है। इसका मतलब अपनी भाषा का कितना बड़ा महत्व है कि लोग जब दूसरों के गुलाम बन जाते हैं तो उनके पास अगर उनकी भाषा है तो उनकी जेल से मुक्ति की वो उनके पास चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, हमें हमारे लेसन सिखाए। आई वॉज अमेज टू सी, अमेज का मतलब अचंभित, मैं बड़ा अचंभित था ये देख करके। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज मैं कैसे समझ गया इन चीज़ों को, लेकिन उससे पहले वो केयरलेस था। यही इस पार्ट से बताना चाहता है कि अगर स्टूडेंट बड़ा केयरफुल है, बड़ा वॉचफुल है, अपनी स्टडी के प्रति सिंसियर है, तो वो आराम से सीख सकता है। यही लड़का जिसके लिए पहले ये चीज़ें समस्याएं बनी हुई थी, आज का लेसन वो कह रहा है बड़ी आसानी से मेरे को समझ में आ रहा था। लेकिन उसका कारण बताता है कि इतना इजी क्यों था कि आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। यही कमी होती है स्टूडेंट्स की क्लास में, पहले मैंने इतनी सावधानी पूर्वक उनके लेसन को कभी नहीं सुना, आज बड़ी सावधानी से सुना तो ये मेरे बहुत समझ में आ गया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, साथ में गुरुजी ने भी इतने धैर्य के साथ पहले चीजें नहीं बताई थी जितनी की आज बताई। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all
he knew before going away. आज ऐसा लग रहा था कि वो हमारे गुरुजी हैं, जो कुछ उनके पास ज्ञान भंडार है, जो कुछ उनके पास नॉलेज है, वो आज में हमें देना चाहते हो यहाँ से जाने से पहले. एंड पुट इट ऑलमोस्ट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक का मतलब एक साथ. स्ट्रोक वैसे जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, स्ट्रोक आता है शब्द, वही स्ट्रोक है. स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रिकन, वही. तो कि एक ही बार में वो हमारे दिमाग में सारी चीज को डाल देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद लिखने के लेसन्स लिए. दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन वो हमारे लिए नई नई कॉपियां लेके आए थे. रिटन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, गोल गोल अक्षरों में उनमें सारी चीजें लिखी हुई थी. फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ऐसा उनके अंदर लैंग्वेज लिखा हुआ था. दे लुक्ड लिटिल लाइक फ्लैग्स. छोटी छोटी झंडियों जैसे, फ्लैग्स का मतलब होता है झंडियों जैसे, वो दिखाई दे रहे थे. फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. जैसे कि स्कूल के कमरे के अंदर कोई मान लो कल्पना कर रहा है छोटी छोटी झंडियां तैर रही हो, वैसे ही वो सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर दिखाई दे रहे थे. हंग फ्रॉम द रोड. रोड होती है ना जो लोहे की, उस पे वो टंगे हुए थे. एट द टॉप ऑफ डेस्क, हमारी हर डेस्क पर. और जो टीचर थे वो सुंदर सुंदर कॉपीज लाए थे, वो टंगी हुई थी. बहुत सुंदर सुंदर उनमें अक्षर थे. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. और उस दिन हर व्यक्ति काम में लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और कितना उस दिन शांत वातावरण था. ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स. अब वहां पर स्क्रैच का मतलब खरोंचना. कई बार तुम कहते स्क्रैच लग गई, बोलते बहुत हो, उस शब्द की तरफ ध्यान नहीं देते. स्क्रैच का मतलब क्या होता है? कुरेदना या खरोंचना. तो जब हमारे पेन चल रहे थे ना, उसकी पेपर के ऊपर जो स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, और कोई आवाज उस दिन वहां पर नहीं आ रही थी. वन सम बीटल्स, झिंगूर होते हैं जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, हवा में उड़ते हैं, आवाज करते हैं, बीटल्स होते हैं. बीटल पान भी होते हैं, और बीटल का मतलब झिंगूर भी होते हैं. उनकी कभी कभी कोई आवाज होती थी जब वो उड़ते थे. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन उस दिन किसी ने भी उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने मछली पकड़ने के हुक थे उनको ढूंढ रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वो चीज भी फ्रांसीसी हो. ऑन द रूफ ऑफ पिजन्स कूड. कूड का मतलब कू कू की आवाज करना. पिजन का मतलब कबूतर. छत के ऊपर जो कबूतर थे वो भी कू कू की आवाज कर रहे थे. वेरी लो, बहुत धीमी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या उन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा में कू कू की आवाज सिखाएंगे? ये उसने सोचा कि हमें तो वो जर्मन भाषा सिखाएंगे, लेकिन क्या उन कबूतरों को भी सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hemel sitting motionless in his chair. जब कभी मैं मेरा काम लिखने का बंद करता, motionless होता निढाल, मैंने मिस्टर हेमल को बिल्कुल निढाल, बिल्कुल शांत उसकी मेज के ऊपर बैठे हुए देखा. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. क्योंकि टीचर का मन उस स्कूल में था, 40 साल से सेवा दे रहा था, उसको वहां से भेजा जा रहा था, तो इसलिए वो टीचर था, वो क्लास में यूं देख रहा था, ये पंखा उस टाइम लगाया, ये पिक्चर उस टाइम की थी, हर चीज की तरफ वो टकटकी लगा के गौर से देख रहा था. तुम्हारे से तुम्हारा गांव छुड़ाया जाए तो ये स्थिति तुम्हारी होती है. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वो अपने दिमाग में हर चीज को फिक्स करना चाहता हो. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि वो स्कूल का छोटा सा कमरा, उसमें ये चीजें कैसी दिखाई देती थी. फैंसी. फॉर 40 years he had been there in the same place, क्योंकि 40 साल से वो व्यक्ति वहां रह चुका था. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, बाहर की तरफ उसका बगीचा था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने उसका क्लासरूम था. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ. worn का मतलब होता है घिस जाना, और स्मूथ का मतलब चिकना होना. जैसे कि लगातार जो डेस्क वगैरह उस पर बार बार यूं बैठते तो लकड़ी घिस जाती है ना, वो घिस गई थी. द वॉलनट ट्रीज इन हिज गार्डन. वॉलनट होता है अखरोट. अखरोट के जो उसके बगीचे में पेड़ थे वो बड़े हो गए थे. टालर का मतलब बड़े होना. एंड द हॉप वाइन, ये एक लता है, बेल है. ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ पिन्ड अबाउट द विंडोज, जो उसने खुद ने लगाई थी वो खिड़कियों तक चली गई थी. टू द रूफ, हाउ इट मस्ट हैव लुक्ड
ब्रोकन इन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। अब इन सारी चीजों को छोड़ना उसके लिए कितना मुश्किल था, कितना दुखदाई था। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम। बेचारा, उसकी बहन थी, वो उससे कह रही थी पैकिंग दिए ट्रंक्स। ट्रंक के अलग अलग अर्थ होते हैं। ट्रंक का मतलब तना, ट्रंक का मतलब बॉक्स, संदूक, और ट्रंक का मतलब हाथी का सूंड। एक ही स्पेलिंग है और 3 मीनिंग है, इसीलिए तो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ट्रंक के 3 मीनिंग होते हैं। प्रॉपर तभी होगा जब तीनों अर्थ आते हैं। ट्रंक का मतलब तना भी होता है, ट्रंक का मतलब बॉक्स भी होता है। तो उसकी बहन थी, ऊपर जो यहाँ पर बॉक्स आएगा, संदूक के अंदर जो सामान बंद कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको वो जगह छोड़नी थी। बट हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन फ्रेंड्स के अंदर हर लेसन को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन्स इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमें इतिहास के लेसन दिए गए। एंड देन द बेबी चांटेड का मतलब उच्चारण करना। बा बे बी, अपने भी जो 2 एकम 2 या क का की इस तरह से उच्चारण करते हैं, वो बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो इसका उच्चारण कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, होते हैं चश्मे। पीछे जो बूढ़ा हॉसर बैठा था उसने अपने चश्मे लगाए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर जो कानूनी किताब थी उसको थामा। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेलिंग से बना ये स्पेल, यहाँ पर ये वर्ब बन गई। स्पेल्ड का मतलब जो वर्तनी को बोलना है, जो लेटर्स थे उनको उसने बोला। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते थे वो भी एक तरह से रो रहा था, चीख रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन होती है भावना, भावना से उसकी आवाज थी वो क्या हो रही थी, कंपन कर रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसको देख करके एक तरफ तो हमें हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ हम चीख रहे थे कि क्या उसके हालात थे, हाथों में कंपन था, वो भी चीख रहा था बूढ़ा व्यक्ति। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मैं किस तरह से याद रखूंगा कि अंतिम लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घंटी बजी। कितना बजाया, 12। देन द एंजुलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स होते बिगुलर, जो सेना में बजते हैं ना बिगुलर, ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। फिर जो सेना वापस लौट रही थी पर्शियन अभ्यास से, उसका जो बिगुलर था वो बजा। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी जो खिड़की थी उसके नीचे वो बज रहा था। मिस्टर हेमल स्टूड अप, हेमल खड़ा हुआ। वेरी पेल, पेल का मतलब ऐसे पीला होता है, निराश। इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी भी उसको इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही, अब उसने संबोधन देना शुरू किया, मेरे दोस्तों। बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक का मतलब गला रुंध जाना, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिससे उसका गला रुंध गया, क्योंकि दुख होता है व्यक्ति को, बोलने के लिए कहा जाता है तो बोला नहीं जाता। ही कुड नॉट गो ऑन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, फ्रेजल वर्ब जरूर ध्यान रखना, या जारी रखना। वो उनका गला रुंध गया और वो अपनी बात को जारी नहीं रख सकते थे। Then he turned to the blackboard, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, बोला नहीं गया उनसे, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। took a piece of chalk, चाक का एक टुकड़ा लिया। and bearing on with all his might, और उसके ऊपर माइट का मतलब यहाँ हो जाएगा ताकत, अपनी पूरी ताकत लगाते he wrote as large as he could, बोर्ड के ऊपर जितने बड़े वो लिख सकता था उतने बड़े उसने अक्षर लिखे। क्या लिखे, वाइवा ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस अमर रहे। वाइवा ला फ्रांस का मतलब फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप, फिर उसकी बात रुक गई। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे अपना सर लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर का मतलब इशारा, हाव भाव। कई बार व्यक्ति मुंह से नहीं बोलता, इशारे से कहता है, इस तरह से उसने एक इशारा किया टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से। क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी की जाती है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। इस तरह से ये आपका जो पहला लेसन है, आपके पास वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्ड आपकी इसकी स्टडी होगी। 2-3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, और भी आपके पास इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। थैंक यू।